प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नंदिता जी। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो अब मुझे लगता है इतना ज्यादा बातों में आ गया है, चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान का न्यूक्स जो है चर्चा में आ गया है। लेकिन इन सबके बीच में जो चर्चा में आया है वो आए थे ट्रम्प। ट्रम्प पहले आए थे ये कहते हुए कि मैंने मीडिएट किया है और मेरी वजह से लड़ाई रुकी। आज उनका जो नया नया जो एक ताजा तरीन खबर उनकी जो आई है कि उन्होंने यूटर्न ले लिया। उनको बोला जाता है ही इज अ मैन ऑफ समर सॉल्ट, ही इज अ जंपिंग जैक। आज जो है मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है, क्योंकि इतना सीरियस इशू पे जो प्रेसिडेंट में है वो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहले वो अलग बात बोलते हैं और आज उनकी एक अलग ही बात सामने आई है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? देखिए नंदिता जी, आपके दर्शकों को मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, उसके बाद विषय पर आऊंगा। जी। अभी सऊदी अरब के यात्रा पर हैं, वहां पर जिन लोगों से एक हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात कर रहे थे, सऊदी अरबिया के जो प्रिंस ने उनसे मुलाकात कराई थी, उसको अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया था, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। उस पर $1 बिलियन समथिंग बूटी डिक्लेयर की गई थी, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर की थी। उस पर बूटी हटाई गई, और अब उससे प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात हुई है। तो एक ये फैक्ट हो गया। दूसरा जी। फैक्ट ये है कि कश्मीर को लेकर के, जब पिछला पिछला प्रेसिडेंसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो एक समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी और डोनाल्ड ट्रंप जो है साथ बैठे हुए थे। उस समय भी उन्होंने इसी तरह से ब्रैगिंग की, वो अपने हुब्रिस में जो उन्होंने बात कही कि हम जो है भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएट कराने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर के मामले को। और 15 दिन बाद, ये 2019 की घटना है, 15 दिन बाद भारत ने, 15-20 दिन बाद, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब 1 महीने के अंदर भारत ने 370 और 35 से हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई कि भारत क्या करने जा रहा है। दो घटना। तीसरी घटना, जब इन्होंने इनॉग्रेशन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन हुआ था, प्रेसिडेंट वहां जो शपथ लेता है उसको प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन बोला जाता। जब प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनॉग्रेशन के बाद मैं तुरंत ही सारे जो इसराइल और हमास के बीच का मामला है उसको शांत करूंगा। और हुती पर उन्होंने आक्रमण करने की बात कही थी कि हुती को नेस्त नाबूद करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम ये मामला अ, रशिया और यूक्रेन वाले मामले को भी खत्म कर देंगे, वो वॉर रुकवा हम्म। देंगे। हम्म। इतनी सारी घटनाएं हुई ना। आप एक ग्लोबल टेररिस्ट को आपने अपना उससे हटाया, टेरर उससे। आप हुती को का कुछ नहीं कर पाए। आप इसराइल और हमास पे कुछ नहीं कर पाए, रशिया और यूक्रेन में कुछ नहीं कर पाए। और ये मैंने बड़ी घटनाएं गिनाई, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं, अनगिनत, जो डोनाल्ड ट्रंप बात करते रहते हैं। अब उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि वो मीडिएट किए, और भारत से हम्म। व्यापार की बात हुई, टैरिफ को बात हुई, बिजनेस करते हैं, लेट्स टॉक बिजनेस, एंड दे हम्म। एग्रीड। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने आप को जोक बना दिया है, करेक्ट। जोक। और वो करेक्ट। जोकर की तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं किया है। ये अपने आप में वो है, अब उनको कौन सीरियसली लेगा। दूसरी तरफ भारत का जो वो है, मतलब ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे डिप्लोमेसी की, ये बंद कमरे में होती हैं और संजीदा तरीके से होती हैं। ट्रू। इन बातों का इस तरह से अनाउंसमेंट करना, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी भी पोलिसिंग कर रहा हूं, अभी भी कमांड में हूं। वैसा स्थिति नहीं है। आपने चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया 145% तक, चाइना ने आप पर 200% तक सर, कर टू दिया। फोर्टी फाइव परसेंट 245%। जी,
और तब आप फिर 90 दिन के लिए आपने बैक ट्रैक किया, भारत के साथ वही बैक ट्रैक किया। आपने भारत में अभी कल बढ़ाया वो टैरिफ, भारत ने आप पर तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी। तो ऐसे नहीं चलता है व्यवस्थाएं, ग्लोबल व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलती हैं। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिस्टर यू टर्न हो गए हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एक तो अपना जो आपने बोला कि वो जोकर बन गए हैं, और सच में जोकर बन करके सामने वो आ रहे हैं, और इतना सेंसिटिव इशू था इस चीज को लेकर के, और उसके बाद में आकर के आज जो इन्होंने यू टर्न किया वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सर अगर मैं वही बात करती हूँ, हमारे जो विपक्ष है यहाँ पे, विपक्ष ने भी बड़ा हौला मचाया था कि ट्रंप क्यों बीच में आ गए, सीज फायर उन्होंने क्यों कराया है। मतलब इतना पराक्रम हमारे सेना ने किया है जाकर के पिन पॉइंट करके। और करीना कैरिना जो हिल्स है उसके बारे में भी उन्होंने जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, किराना हिल्स, सॉरी किराना हिल्स जो है उसके बारे में जो खबरें हमारे सामने आ रही, उसको उसके बाद हमारे विपक्ष का जो रवैया हो गया है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना, तो उनको क्या बोलेंगे, क्या वो भी समरसॉल्ट या जंपिंग जैक नहीं हो गए हैं ये लोग। पहले इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ है, अब उल्टा बोल रहे हैं अब ये लोग। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के विपक्ष में अंतर ये है कि हम्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्लोबल लीडर बनने की उसमें अभी अपना अमेरिकी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इकोनॉमी चौपट हो रही है, तो वो बड़े दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में है। भारतीय विपक्ष के साथ दूसरी तरह की समस्या है। भारतीय विपक्ष के साथ समस्या ये है कि ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन है, तीसरा सीधा मुकाबला है जब भारत का विपक्ष लोकसभा में या केंद्र की राजनीति में औंधे मुंह गिरा है। अब निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में थोड़े बहुत कंफ्यूजन हुए थे, जिससे बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई है। हम्म। लोकसभा में उसकी सीटें कम हुई है, लेकिन अभी भी लोकसभा में वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनका हम्म। अलायंस सबसे बड़ा अलायंस है। अब मैं इतनी भूमिका बना रहा हूं, उस भूमिका के पीछे कारण क्या, क्यों ऐसा कह रहा हूं। देखिए, अब तीसरी बार के बाद अगर वो चौथी बार चुनाव हारेंगी तो कांग्रेस जो है, कम से कम कांग्रेस विखंडित हो जाएगा। कांग्रेस ऑलरेडी विखंडित हो चुका है। उनके सारे बड़े नेता कपिल सिब्बल, उसके अलावा कपिल सिब्बल के मनु अलावा, सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी। अब नहीं नहीं, अभी शेख मुनीर से कांग्रेस में है। अच्छा। गुलाम नबी हाँ। आजाद, हाँ। गुलाम नबी आजाद, इस तरह के अनगिनत बड़े नेता जो हैं वो उनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं। उनके पास गिने चुने नेता। मैं जी। सर इसमें एक चीज ऐड करूंगी, अभी शशि थरूर का बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे आ रहे हैं जो एक रियल डिप्लोमेट जैसे होता है, उस तरीके की वो बात करें जो कि कांग्रेस की लाइन से एकदम अलग है। जी, मैं उस पर भी आऊंगा, और आता ही हुआ नहीं है। तो जी। देखिए, जब जब आपकी पार्टी में वो जो ग्रुप 23 जो 24 का ग्रुप था ना, वो हम्म। पूरा ग्रुप 24 बिखर गया है, छोड़ के जा चुका है। अब इनके, कांग्रेस के पास या विपक्ष कह लीजिए, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। कोई चारा नहीं बचा है। वो इस फिराक में है कि इस टेररिस्ट अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी स्थिति है, चाहे सरकार को बदनाम करने के चक्कर में आप देश को बदनाम होने दे, देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होने दे, वो होने दे, लेकिन किसी तरह से भी चुनाव जीतने का इंतजाम कर। अब इसमें चुनाव जीतने में विपक्ष भी कह सकता है कि यही काम तो भाजपा कर रही है, लेकिन भाजपा नेशनल इंटरेस्ट को कब भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब इसमें एक जो मसला है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बातें ये कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि भारत को, सरकार को लोकसभा का, संसद का स्पेशल अधिवेशन बुलाना चाहिए। हम्म। अब इसमें भी इंडिया में ही फोड़ है। जैसे राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी सरकार को। आरजेडी इसको इसलिए नहीं चाहती है कि वो ये नहीं चाहती है कि इसका एडवांटेज उनको बिहार इलेक्शन में कांग्रेस को मिले। वो इसका फायदा खुद लेना चाहती है, तो वो क्यों स्पेशल सेशन में पूरे देश में बात जाएगी।
समाजवादी पार्टी के यहाँ अभी चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि ये परसेप्शन जो है वो राहुल गांधी की तरफ जाए। तृणमूल कांग्रेस जो है वो उसका इस मामले से ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट नहीं करता है, इसलिए वो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इस सब के अलावा शरद पवार ने तो ये कह दिया कि भाई ये मामला जो है ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन इस मामले में इसलिए नहीं बुलाया जाना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें संसद में डिस्कस होती हैं जो सीक्रेट जिसको रखना चाहिए वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब दो तरह की चीजें हैं नंदिता जी। एक ये कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से सरकार की छीछा लेदर हो, और उस छीछा लेदर में अगर देश का इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, एक बात। दूसरा ये कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अभी भी बरकरार है INDIA का कि करना क्या है। तो ये दो बड़े मसले हैं। और जो आपका मूल प्रश्न था उसको वो कर देता हूं। ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ तो सरकार सो रही थी। उसके बाद अगला स्टैंड जब सरकार ने अटैक मतलब सरकार ने टेररिस्ट उस पर हिट किया तो वो ऑपरेशन सिंदूर पर डाउट करने लगे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर डाउट करने लगे, उसके बाद फिर डाउट किए कि मारे कितने गए हैं ये बताएं। उसके बाद जब उधर से आया तो नहीं, फिर ये बोले कि ये नाकाफी है। जब उधर से अटैक आया और भारत ने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और जो एयर बेसेस हैं उन पर अटैक किया, तब शुरू हुआ कि नहीं, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। जब रोक दिया गया, जब टारगेट अचीव हो गया, जब सरकार ने रोक दिया तो बोले POK लेके नहीं है। तो इनके जो मांगों की सूची है और इनके गोल पोस्ट शिफ्ट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी तेज है, वो इतनी तेज है कि उसकी हम आप कई बार कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये चलता रहेगा, इस पर ये जारी रहेगा। आज दूसरे तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं। आज वो तो ये नैरेटिव चलता रहेगा। ये इसी तरह के उसमें है, कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या काम कर रहे हैं। अच्छी बात लेकिन ये है कि सरकार कमिटेड है, सरकार ने बहुत तरीके से पाकिस्तान को जो मैसेज देना चाहिए था, और उस मैसेज पर अब तो ग्लोबल वो भी जो लोग इसको डाउट कर रहे थे, अब वो भी दे हैव फॉलन इन लाइन। जी सर। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान में तो सर ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि आतंकवादियों को उनकी जो है वो सेना ही उनकी आतंकवादी है। वो सारा खाद्य पानी दे रहे हैं आतंकवादियों को और खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि ये वॉर जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो रुका है। ये मतलब कितने सालों तक आपको लगता है कि पाकिस्तानी झेल पाएगा? अभी तो कटोरा लेके $1 बिलियन को मिले हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जिसमें से 14 करोड़ तो उन्होंने जो है मसूद को दे दिए हैं। तो ये और उसके बाद इंडस का जो हमारा जो एक स्टैंड है कि वो बिल्कुल क्लियर है कि उसको हम नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज वो रहेगा। तो कितना टाइम और आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में झेल सकता है भारत का ये स्टैंड? देखिए नंदिता जी, मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान का मामला है ना, पाकिस्तान अगर इसी तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान की जो परिणति है वो उसके विखंडन में ही है। इसलिए कि दो प्रोविंसेस ऐसे हैं वो बहुत एग्रेसिवली पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ खड़े हैं। एक तो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा। ये दोनों बहुत एग्रेसिव हैं। सिंध में जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो सिविल प्रोटेस्ट है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ बलूचिस्तान में तो आर्म रेबिलियन भी हो रहा है, और वो उन्होंने अब अपना झंडा बना लिया है, झंडा फहराना शुरू कर दिया है, और वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं। तो अ, बलूचिस्तान कभी भी अलग देश बन सकता है, किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है। तो एक तो ये बात है। और अगर अगर इनमें से एक भी, देखिए बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लैंड मास का 43% है।
मतलब अगर बलूचिस्तान चला गया तो लगभग कश्मीर पाकिस्तान आधा बचेगा। हम्म। और अगर बलूचिस्तान चला गया और इस तरह की स्थितियां पैदा हुई तो पीओके उनके हाथ से वैसे ही जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज्यादा एग्रेसिव लोग हैं। वो पाकिस्तान को उनको रोक पाना और मुश्किल होगा। वहां के अभी एक मौलाना ने तो ये भी अनाउंस कर दिया था कि अगर भारत के साथ कोई लड़ाई जैसी स्थिति होती है तो कोई भी वजीरिस्तान का कोई भी आदमी पाकिस्तानी सेना के साथ नहीं जाएगा, नहीं लड़ेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी आर्मी, पाकिस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपोज हुआ है, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। उनके देखिए, जनरली जब हम वॉर स्ट्रेटजी की और वॉर के प्रिसिशन की चिंता करते थे कि कितना प्रिसाइसली अटैक किया गया, तो हम एग्जाम्पल इसराइल का देते थे कि इसराइल अपने टारगेट को हिट करता है और बड़े प्रिसिशन के साथ। इस बार भारत ने वही करके दिखाया। अब तक भारत, ऐसा नहीं है कि भारत की कैपेबिलिटी अभी हुई है, भारत की कैपेबिलिटी पहले से ही थी। लेकिन जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप अपना जिसको बोलते हैं डिसीजन नहीं ले पाती थी। पहली बार डिसीजन लिया गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बता दिया गया कि जो मुफीद हो, जो जरूरी हो, जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करे वो कीजिए। और एयरफोर्स ने, अभी तो बाकी दोनों जो सेनाएं हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, ये सिर्फ एयरफोर्स का स्ट्राइक था। नेवी ने कुछ नहीं किया। एयर मतलब आर्मी डिप्लॉय, आर्मी इन्फेंट्री तो ने भी वैसे, था। हाँ, आर्मी ने सिर्फ एयरफोर्स ने किया। तब ये हाल है पाकिस्तान का। अगर तीनों सेनाएं लग जाती, और जो कहा जाता है, मतलब जो एक, अगर आप ट्रेडिशनल उस पे, मैं अगर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा। नहीं नहीं, अगर बिल्कुल ट्रेडिश बिल्कुल बोलिए सर। हाँ जी। अगर जो ट्रेडिशनल चर्चा की जाती है तो ये बोला जाता है कि इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से 6 लाख और 16 लाख का डिफरेंस है। 16 लाख के पास, 15-16 लाख के पास भारतीय, और कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत सुपीरियर है। एयरफोर्स में ये कहा जाता है कि उनके पास चूंकि हमसे बेहतर विमान है, F-16 है उनके पास, हमारे पास अभी राफेल आया है। तो जो एयरफोर्स का कंपैरिजन होता है तो ये बोला जाता है कि आप उसको मान के चलिए कि 60 और 40 का अंतर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन नेवी में तो 80 और 20 का अंतर है। नेवी में तो वो कराची को कब से तबाह कर देंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो वो तो अभी एम्प्लॉय ही नहीं हुए। तो ये जो हुआ, जो किया एयरफोर्स ने, इसने पाकिस्तान को ये बता दिया कि अब आप भारत से लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। भारत बिना अपना मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए, अपने घर में, अपने देश की सीमा से रह करके रिमोटेस्ट एरिया तक, रिमोटेस्ट एरिया तक डिस्ट्रॉय करेगा। उनके सबसे जो मजबूत इलाके थे, जिसको इस्लामाबाद के से सटा हुआ जो उनका एयरबेस है, जहां 5 स्क्वाड्रन स्टेशन है, जहां ट्रेनिंग और बाकी सारी चीजें होती हैं, वो, या जो लाहौर के पास का है, वो सबको डिस्ट्रॉय किया है, बढ़िया से सबक सिखाया है। तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हालांकि जो न्यूक्लियर वाला मामला है उस पर किसी का कंफर्मेशन आया नहीं है, न कंफर्मेशन आएगा। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि उसको भी डैमेज पहुंचा है। ये अपने आप में बड़ा सबक है। और हमको लगता है, देखिए, मैं ये सब कह रहा हूं, हम सब ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और फिर किसी भी समय हमला हो सकता है। लेकिन अब शायद हमले के बाद जो रिएक्शन होगा उसके लिए 13 दिन इंतजार नहीं किया जाएगा। हो सकता है कोई हमला हो और उसके 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर हिट बैक बढ़ा हो।
ये एक बदलाव आया है जो प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया था कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला आएगा, और अब इंतजार नहीं किया जाएगा। वी आर इन कॉम्बैट रेडी मोड अगेंस्ट टेररिज्म। अंडरलाइन कर रहा हूं फिर से, वी आर इन कॉम्बैट रेडी मोड अगेंस्ट टेररिज्म। एनी टेरर अटैक विल बी रिटेलिएटेड इमीडिएटली। जी बिल्कुल सर, वो जो 22 मिनट का प्रधानमंत्री का जो एक संदेश था तो वो भारत के लिए, लेकिन वो संदेश की जो गूंज थी ना, वो पाकिस्तान और अमेरिका का तक भी सुनाई देगी, उसको धमक थी वो। थैंक यू सो मच सर, और इतनी सारी बातें बताने के लिए। और पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, दिस इज फॉर श्योर। और ट्रंप जो है, मेरे को लगता है वो भी नहीं सुधरेंगे, दिस इज फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।